19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन या कुछ फैसले ऐसे थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में असाधारण योगदान दिया था। ऐसा ही एक फैसला था बंगाल के विभाजन का, यानी द पार्टीशन ऑफ बंगाल का। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं द पार्टीशन ऑफ बंगाल की कहानी। मैं हूं शिखर और आप देख रहे हो historyvideo.ai। बंगाल विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज़ों के बंगाल को तोड़ने के डिसीजन के बाद देश में एक नई क्रांति की लहर दौड़ पड़ी थी और स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों को एक नई दिशा भी मिल गई थी। इस डिसीजन से अंग्रेज़ों की असलियत आम जनता के सामने आ गई थी। भले ही हमारे देश को 40 से 42 वर्षों तक स्वतंत्रता नहीं मिली हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस निर्णय ने देश की स्वतंत्रता और विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बंगाल विभाजन का फैसला ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। हालांकि उस वक्त के राष्ट्रवादी नेताओं ने इस विभाजन का और इस निर्णय का भारी विरोध किया था, जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस को आम जनता का बहुत भारी समर्थन मिलने लगा था। 16 अक्टूबर 1905 को हुए बंग भंग से देश को बहुत बड़े परिवर्तन का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस विभाजन से अंग्रेजी सरकार के सारे उद्देश्य तो पूरे हो गए, लेकिन इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इससे पहले बंगाली हिंदुओं की गवर्नेंस में काफ़ी पहुंच थी, लेकिन इस विभाजन के बाद वो काफ़ी कम हो गई। हिंदुओं ने इस विभाजन का विरोध किया था और राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष फैल गया था जनता में। इसमें हिंसक और अहिंसक आंदोलन दोनों ही शामिल थे। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल के नए प्रोविंस के जो गवर्नर थे, उनकी हत्या की साजिश भी शुरू हो गई थी। बंगाल विभाजन का मुद्दा पहली बार 1903 में उठा था। इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव भी आए थे, जिसमें चित्तागोंग को अलग करना और ढाका और मयमेनसिंह को जिला बनाकर उन्हें आसाम में शामिल करना। परंतु इस जानकारी की आधिकारिक घोषणा 1904 में करी गई थी। इस विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर्स ने बंगाल के काफ़ी जिलों का आधिकारिक रूप पे दौरा भी किया था, ताकि वो विभाजन पे आम लोगों का मत भी जान सकें। इस दौरान उन्होंने बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इस मुद्दे पर बात भी की और ढाका, चित्तागोंग और मयमेन सिंह में एक भाषण दिया, जिस पर विभाजन में उन्होंने सरकार का पक्ष भी समझाया। उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत बंगाल जो है वो फ्रांस जितना बड़ा है। इसकी जनसंख्या ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को मिला के जितनी होती है उतनी है। इस कारण से इसको तोड़ने से प्रशासनिक प्रगति होगी। बिहार और उड़ीसा जैसे जो क्षेत्र थे वो अंडर गवर्न थे। कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन हिंदुओं का विभाजन नहीं चाहते थे, जो कि वो उस वक्त पश्चिम में मेजॉरिटी में थे, जबकि पूर्व में मुस्लिम थे। उनका प्लान था कि आसाम, जो कि 1874 तक बंगाल का हिस्सा था, उसके पूर्वी भाग को वापस जोड़ना था और इस 31 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र का एक नया प्रोविंस बनाना था, जिसमें 59% मुस्लिम थे। और इस प्लान में एक चीज़ और शामिल थी कि बंगाल में 5 हिंदी भाषी राज्यों को मिलाकर इस केंद्र में सेंट्रल प्रोविंस को बनाया जाए। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र में संबलपुर और 5 छोटे उड़िया भाषी राज्य, ये सब भी सेंट्रल प्रोविंस में मिलने वाले थे। इन सब को मिलने के बाद बंगाल की टोटल लेंथ हो जाती 1,41,580 स्क्वायर मीटर और इसकी जनसंख्या 54 मिलियन के आसपास हो जाती, जिसमें 42 मिलियन हिंदू होते और 9 मिलियन मुस्लिम। हालांकि पश्चिम में बंगाली बोलने वालों की जनसंख्या बिहारी और ओडिया बोलने वालों से काफ़ी कम होती। सरकार ने 19 जुलाई 1905 में एक अपना अंतिम निर्णय जारी किया और इसी तरह 16 अक्टूबर 1905 को इस महत्वपूर्ण हिस्सा जो भारत का था उसका विभाजन शुरू हुआ। ये अंग्रेज़ों की वही पुरानी नीति थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वास्तव में बंगाली समुदाय ही एक ऐसा वर्ग था जिसने अंग्रेज़ी शिक्षा का लाभ उठाया था। उनके सिविल सर्विसेज में और एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले लोग ज़्यादातर बंगाली होते थे।
इस तरह बंगाल के विभाजन से उनका इस चीज़ में गिरावट आना स्वाभाविक था। इससे नेशनल लेवल पे भी जो भी आंदोलन और संघर्ष हो रहे थे उसमें भी विभाजन हो गया था। बंगाल के लोग जो खुद को अपना ही एक राष्ट्र मानते थे वो अपने ही प्रोविंस के अंदर लैंग्वेज के अंडर कैटेगराइज होने वाले थे और ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हिंदू जो कि अल्पसंख्या या माइनॉरिटी में होके भी प्रभावशाली थे और मुस्लिम माहौल होने पर भी उनकी प्रभाविता ज़रा भी नहीं थी। इसीलिए हिंदू मुस्लिम को अंग्रेज़ों ने एक दूसरे के खिलाफ करने की सोच ली थी। यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी कलकत्ता अभी भी ब्रिटिश प्रोविंस की कैपिटल थी, जिसका मतलब ये था कि बंगाल ही ब्रिटिश शक्ति का केंद्र था। इसके अलावा बंगाली मुसलमानों को भी अंग्रेज़ों का वफादार माना जाता था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। बंगाल विभाजन को भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये किसी राज्य का सामान्य विभाजन नहीं था, बट अंग्रेज़ों द्वारा भारत को बांटने की और भारत के आने वाले बंटवारों के लिए रखी गई एक नींव थी, जिसके लिए उन्होंने धर्म और भाषा को आधार बनाया था। और अंग्रेज़ इससे ये समझ गए थे कि भारत में लोगों को धर्म के आधार पर भी बांटा जा सकता है। जैसे ही इस विभाजन की योजना लोगों तक पहुंची, बंगाली समुदाय ने इस विभाजन को लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना रोष और प्रदर्शन जारी कर दिया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया। ये विरोध मुख्यतया हिंदू समुदाय का था। इनके साथ ढाका के नवाब ने भी पहले इसका विरोध किया। इसके बावजूद भी कि ढाका एक नए प्रोविंस की राजधानी के लिए प्रभाविक थी, सर एंड्रयू फर्सर जो उस वक्त के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, क्रांतिकारियों ने उनके ऊपर हमला किया। वैसे इस पार्टीशन को लेके पूरे ही बंगाल में आवाज़ें उठ रही थीं, क्योंकि ये बात हर कोई समझ रहा था कि अंग्रेज़ अब देश को तोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कलकत्ता में बहुत सारी रैलियां निकाली गईं और विदेशी वस्तुओं को जलाया गया। वास्तव में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला भी इसी बंग भंग के संदर्भ में लिखा था, जो कि बाद में चल के 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। क्रांतिकारियों के लिए बंगाल एक पवित्र भूमि बन गई थी, क्योंकि वहाँ माँ काली की पूजा होती थी, जो कि विनाश की देवी मानी जाती थी। इसीलिए क्रांतिकारियों ने अपने हथियार उन्हें समर्पित कर दिए। बंगाल विभाजन से देश में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों ने इस व्यवस्था को अपना लिया था और वो ये मानने लगे थे कि अलग से बना राज्य उन्हें शिक्षा और रोजगार में पहले से ज़्यादा मदद करेगा। हालांकि यही विभाजन पश्चिम बंगाल के समुदाय को पसंद नहीं आया था, जहां पर राष्ट्रवाद के लिए बहुत सारी शख्सियत को तैयार किया जा रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सर हेनरी कॉटन ने इसका विरोध किया, जो कि आसाम के चीफ कमिश्नर थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन अपने फैसले से नहीं हिले। लॉर्ड मिंटो ने भी बंगाल का विभाजन एक मुश्किल निर्णय माना। स्वदेशी आंदोलन के चलते बहुत सारे नए परिवर्तन भी हुए, जिसमें बंगाल कॉलेज की भी स्थापना हुई। इसलिए लगातार चल रहे विरोध के कारण ही 1911 में बंगाल को वापस से एकत्रित किया गया। एक नया विभाजन हुआ जिसमें प्रोविंस को भाषा के आधार पर बांटा गया, ना कि धर्म के आधार पर, जिसमें हिंदी, ओडिया और आसामी बोलने वाले क्षेत्र शामिल थे। ये सब एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में शामिल हुए और तब तक ही ब्रिटिश इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी वो कलकत्ता से उठकर दिल्ली में हो गई थी। बंगाल विभाजन से भारतीयों को बहुत नुकसान हुआ था, फाइनेंशियली और इमोशनली भी, कि 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस तक बनाया गया था। लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर का हमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम गाया था और नंगे पैर गंगा किनारे तक गए थे। हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी, जिससे कि ये जाहिर हो सके कि उनमें एकता है। वास्तव में ये विभाजन भले ही सिर्फ 6 साल रहा हो, लेकिन इससे हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन हो गए थे। इसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी स्वदेशी अभियान ने, यानी स्वदेशी आंदोलन ने। और इस स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सिर्फ बंगाल में ही नहीं रहा था, बंगाल के बाहर भी रहा था। स्वदेशी आंदोलन से देश में भारतीय सामग्री की मांग काफ़ी बढ़ गई थी, इसीलिए नई इंडस्ट्री स्थापित करने की ज़रूरत महसूस हुई थी।
जे.एन. टाटा ने आयरन और स्टील की फैक्ट्री स्थापित की। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री लगाई। इस आंदोलन के दौरान ही मैनचेस्टर क्लॉथ को निशाना बनाया गया था। यहाँ पे विदेशी कपड़े और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए शक्कर या नमक से विरोध करना चालू कर दिया था और उनको होली की तरह जलाया भी जा रहा था। यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने ऐसे किसी भी घर में जहाँ पे ये यूरोपियन या अमेरिकन नमक यूज़ हो रहा हो वहाँ पे पूजा के कार्य करना बंद कर दिया था और उसको बॉयकॉट कर रहे थे। अंग्रेज़ों के फूट डालो और राज करो की जो नियति थी उससे बंगाल पूरी तरह अभी तक उभर नहीं पाया है। अगर हम बड़े स्केल पर देखें तो म्यांमार के अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान भारत में शरण लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल मची रहती है और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। वहीं बांग्लादेश से भी लाखों की जनसंख्या में बहुत सारे मुस्लिम शरणार्थी आज भी भारत में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, म्यांमार, बांग्लादेश इस अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति से अफेक्ट हुए और आज तक उबर नहीं पाए हैं। दोस्तों, यही थी एक छोटी सी कहानी बंगाल के पार्टीशन, बंग भंग या बंगाल के विभाजन की। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद और जय हिंद।